नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम जनहितकारी योजनाएं तमाम जनपदों में चल रही, उसके जमीनी हकीकत को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हम मौजूद हैं जनपद इटावा में, और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं जनपद इटावा के उन तमाम अधिकारियों से जिनके माध्यम से तमाम विकास योजनाएं इस जनपद में संचालित हो रही। सबसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल जी से। और जिलाधिकारी महोदय के दाहिनी तरफ बैठे हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री अरविंद चौरसिया जी। और जिलाधिकारी महोदय के बाईं तरफ बैठी हैं जिले की पुलिस विभाग की मुखिया मंजिल सैनी जी। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और परिचय के बाद अब आइए हम बात करते हैं तमाम विकास योजनाओं की। फिर हम चलते हैं मंच पे जहां मौजूद है हमारे जिलाधिकारी महोदय। जिलाधिकारी महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस जनपद में जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं उनमें क्या क्या प्रमुख हैं और क्या लगता है आपको कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में इटावा जनपद के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं? देखिए, इटावा जनपद में उत्तर प्रदेश शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। उनमें से कुछ एक प्रमुख योजनाएं मैं आपके बीच में रखता हूं। जैसे कृषि सेक्टर को अगर देखेंगे तो खाद, बीज, सिंचाई के लिए पानी, किसानों को बिजली, हमारे प्रगतिशील किसानों की जितनी मदद हो सके वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। कृषि सेक्टर से ही जुड़े हुए जो अलाइड सेक्टर हैं उसमें पशुपालन विभाग की तरफ से कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना, और पशुपालक भाइयों के लिए बकरियों की योजना है। हमारे जो चूजे पालते हैं, ब्रॉयलर और लेयर की योजनाएं हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हैं, उद्यान के सेक्टर में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे पॉली हाउस की योजना है। आलू का ये क्षेत्र है, इटावा में काफ़ी हिस्से में आलू की खेती होती है, तो आलू की भरपूर पैदावार होती है। उसी में एक प्रमुख हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस हैं, और जनपद इटावा में एक ऐसे हमारे कोल्ड स्टोरेज संचालक है जिन्होंने अपना पूरा कोल्ड स्टोरेज जो है सोलर लाइट के माध्यम से वो संचालित करते हैं। उन्होंने ये पहला पूरे प्रदेश में एक कोल्ड स्टोर है जो सोलर के माध्यम से संचालित होता है। कृषि सेक्टर में अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर नहरों का जो हमारा सर्किट है वो पूरे हर किसान भाई को पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि पानी के बिना उसकी खेती संभव नहीं। तो पूरी कोशिश की जाती है कि उसको सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिले। ट्यूबवेलों का हमारा नेटवर्क है। कोशिश की जाती है कि कोई भी ट्यूबवेल में अगर कोई फॉल्ट आए तो 3 दिन के अंदर वो ठीक हो जाए, ताकि किसानों को पानी की सहायता मिलती सके। अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण विकास योजना है, जिसमें 34 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि उस गांव का पूरा समग्र विकास हो सके। उसी के अंतर्गत लोहिया आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, उसमें सीसी रोड का है, केसी ड्रेन का प्रावधान है, शौचालय का प्रावधान है। पंचायती राज में इस समय बहुत ज़्यादा फोकस है कि पंचायती राज में हर आदमी शौचालय का प्रयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी मुक्त हमारे गाँव हो, स्वच्छ हमारे गाँव हो। शहरों में स्वच्छता के मिशन को लेकर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नगर पालिका इटावा इसमें बहुत काम कर रही है। नगरीय क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में 115 करोड़ की हमारी पेयजल योजना चल रही है, जिसमें पूरे नगरीय क्षेत्र इटावा को पानी की सप्लाई करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं। इटावा से मैनपुरी तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। इधर NH 92 पे अच्छा काम हुआ है। लायन सफारी के लिए 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। और भी बहुत सारे अच्छे बड़े बड़ी योजनाएं इस जनपद में चल रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सरकारी अस्पताल जो हमारा जिला अस्पताल है उसमें कोशिश की जाती है कि सभी रोगियों का इलाज हो। 102 और 108 की एम्बुलेंसेज चलाई जा रही हैं। बाकी मुफ्त में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने की हमारी व्यवस्था है। जो गंभीर पेशेंट होते हैं तो सैफई स्थित हमारा जो PGI है उसमें 4000 की डेली की OPD है। जो गंभीर रोगी हैं उनका वहाँ पे इलाज होता है। वहाँ पे प्रदेश के अन्य जनपदों से भी, इससे अलावा मध्य प्रदेश तक से वहाँ पर पेशेंट आते हैं, जिससे उन पेशेंटों का इलाज कराया जाता है। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने तमाम विकास योजनाओं के बारे में बताया। अब हम बात एक बार करते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से। चूंकि तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनका सीधा संचालन आप करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी योजनाएं हैं जो आपको चुनौती के रूप में लगती हैं और लगता है कि इनको अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा जो जनपद है इटावा प्रदेश में तमाम विकास योजनाओं में अग्रणी होगा। जनपद इटावा पूरे प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान रहता है। जनपद इटावा में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं हम संचालित कर रहे हैं, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि उन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचे जो इसके लिए हकदार है। और
हम प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान बना सकें। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि गांव को सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वहां पर कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छूटना चाहिए। लोहिया आवास एक सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका हमने धरातल पर क्रियान्वयन करके उन लोगों को 3 लाख रुपए से हमने उनके खाते में ट्रांसफर करके उन लोगों को आवास दिया है। जनेश्वर मिश्र योजना, ग्राम योजना के तहत उन गांव में हमने सीसी रोड से मंडी समिति के माध्यम से उनको संतृप्त किया है। इसके अलावा सरकार ने मातृत्व सप्ताह इस पर बनाया। हमने जितने गांव, पूरे गांव के, पूरे जनपद के जितनी मातृत्व से जितनी प्रेग्नेंट लेडीज थी उनका परीक्षण कराया। उसमें से हमने उनको जो हाई रिस्क प्रोन थी, एचआरपी थी, उनको चिन्हित किया। अब हमको उनको मोबाइल से हमने कनेक्ट कर लिया है और हम उनको लगातार निगरानी रख रहे हैं कि किसी भी हालत में उनको मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब उनको 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, इसको घर पे डिलीवरी किसी भी हालत में ना हो पाए, अस्पतालों में डिलीवरी हो, जिस तरह से अन्य रिस्क को दूर पाया जा सके। जहाँ तक हम समाज कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यदि बात करना चाहेंगे, तो सरकार ने बहुत सारी समाजकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारी एक समाजवादी पेंशन योजना है कि जिसमें प्रतिवर्ष हम 50 रुपये हम बढ़ाते जाते हैं, और समाजवादी पेंशन में पूर्णतः निष्पक्ष रूप से बिल्कुल उन लोगों को चिन्हित किया गया है कि जो सरकार की अन्य योजनाएं का लाभ नहीं पा रहे थे। साथ ही हमारे पास वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन हैं। वे लोग, इन लोगों के साथ हमने अपने पूरे लोगों को जो इसके पात्र थे उनको हमने पोषित करने का पूरा प्रयास किया है। पशुपालन विभाग के द्वारा एक हमारी योजना चलाई गई है, कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना और माइक्रो कामधेनु योजना, जिसके तहत हमने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से संचालित हुई है और लोग उसका आदर्श लेके अब हमारे पास माइक्रो और मिनी के लिए हम लोगों को समझाना पड़ता है कि कृपया आप वेट करें, अभी हमारे पास जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको संतृप्त करने जाएंगे। इसी तरह से हमने लेयर्स में भी मुर्गी के अंडे देने की यूनिट्स को भी हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कराया है, ताकि उसके तहत हम रोजगार दे सकें। कुल मिलाकर हमने समृद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्य किया है। इसके अतिरिक्त यदि मैं कहूँ तो किसी भी गांव कभी खुशहाल रहता है जब वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। सभी हमारे हॉस्पिटल्स गांव से कनेक्टेड हैं, वहाँ पे आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी सभी लोग मेहनत से काम करती हैं। हमारे जितने पीएचसीज पे डॉक्टर्स हैं सारे उपलब्ध हैं, और कभी भी किसी भी कॉल पे हमारी जो भी एप्लीकेबल 102 या 108 की सेवाएं आधे घंटे के भीतर वहां पर पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि इटावा को एक प्रदेश में मॉडल और आदर्श जनपद के रूप में हम प्रदर्शित करें, और इस दिशा में हमने पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद सीडीओ साहब, आपने तमाम विकास की जो योजनाएं हैं उसके बारे में काफी विस्तार से बताया, एक एक योजनाओं के बारे में बताया और बताया किस तरह से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है जनता के बीच। हम बात करते हैं यहाँ के पुलिस विभाग की मुखिया हमारे बीच मौजूद है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जनता पुलिस को अपना दोस्त माने, हर जगह अपने आप को निर्विवाद रूप से कहीं भी जा सके, किसी भी चीज में अपना पार्टिसिपेशन कर सके, अपने आप को समाज में शामिल करने के लिए कहीं से उसको किसी भी प्रकार का भय न दिखाई दे। इसके लिए जो आपकी पुलिसिंग सिस्टम है इस जनपद में किस तरह से चल रही है? तो कानून व्यवस्था की और क्राइम प्रिवेंशन की यदि हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नए संसाधन हमें दिए गए हैं, चाहे वो हमारी क्राइम ब्रांच हो, क्राइम ब्रांच का गठन हो, ऐसी टीम्स हों थाने स्तर पे हों या क्राइम ब्रांच स्तर पे हों, जो हमारी टीम्स लगातार जो हमारे ऐसे समाज का जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, जो हमारे अपराधी हैं, इस तरह की घटनाएं करते हैं, लूट की घटनाएं करते हैं या अन्य जघन्य अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई कर पाएँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए सरकार की ओर से कड़े निर्देश हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेता है या जो गलत काम करता है या कानून के दायरे में जो अपराध माना जाता है, उसके ऊपर हम लोग कड़ी धाराएं इस्तेमाल करके उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यदि बनता है तो कार्रवाई करें। थानों में अब हमारा जितना भी रिकॉर्ड है, जो हमारी एफआईआर्स लिखी जाती हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, वो सभी अब कंप्यूटराइज्ड होने लगे हैं। जो एफआईआर्स हमारी लिखी जाती हैं, जब आप थाने पर जाते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, तुरंत ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है। आप अपनी बात
थाने पर बिना जाए भी अपनी बात को रख सकते हैं। हमारा जो पुलिस वेबसाइट है उस पे एक ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जो एफआईआर है वो डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से आप अपनी बात को, अपनी एफआईआर को लॉन्च करा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस मॉडर्नाइजेशन के तहत मॉडर्न कंट्रोल रूम्स सरकार ने दिए हैं, जिसमें मॉडर्न कंट्रोल रूम में हमारे जनपद इटावा में भी एक मॉडर्न कंट्रोल रूम की स्थापना हुई है। उसमें हमारे शहर में लगभग 25 स्थानों पे हमने सीसीटीवी कैमरास, अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास हम लोगों ने लगवाए हैं, जिससे हम लोग शहर में जो भी छोटी मोटी घटनाएं हैं, अपराधी हैं, उन पर हम लोग नज़र रख सकें। इसके अलावा जो 100 नंबर का जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोगों ने अपग्रेड कराया है। उसमें 100 नंबर पे जब भी आपकी कोई भी कॉल जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और तुरंत वो रिकॉर्डिंग अधिकारियों के मोबाइल्स पे, कंसर्निंग जो अधिकारी हैं उनके मोबाइल्स पे एसएमएस के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग आती है, जिसमें हमें भी, अधिकारियों को भी पता लग जाता है कि किस नंबर से किस समय क्या सूचना आई, ताकि हम लोग उसमें त्वरित अपना जो भी हमारी नियरेस्ट मोबाइल है, जो भी व्हीकल है, हम उसको भेज पाएँ और समय रहते उस पर जो भी हमें कार्रवाई करनी है, जो भी एक्शन लेना है वो हम कर पाएँ। महिलाओं और बच्चों के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो 1090 के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में एक बड़ी समस्या का निदान हुआ है। जैसे जब मॉडर्नाइजेशन होता है तो जब मोबाइल्स का आगमन हुआ तो मोबाइल से ना केवल हमारी समस्याएं ख़त्म हुई बल्कि एक बहुत सारी समस्याएं उससे बढ़ी भी। खासकर जो महिला वर्ग है, जब वो मोबाइल्स यूज़ करते हैं तो कई बार इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि उनको कुछ गलत मैसेजेस आते हैं या गलत उनके पास कॉल्स आती हैं या क्रैंक कॉल्स आती हैं, जो एक समस्या का कारण बनता है। उस कड़ी में हमारी जो 1090 की जो एक हेल्पलाइन है, जो हमारी पावर लाइन जिसको हम कहते हैं, जो लखनऊ से संचालित होती है, उसमें 99% ऐसी समस्याओं का समाधान उससे निकल के आया है। जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, खासकर जो हमारी कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं, वो अपनी समस्या को 1090 में बता सकती हैं, जिसमें उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है और वो जिन नंबर से कॉल्स आती हैं उन नंबरों को ट्रैक करके उन लड़कों को, उन व्यक्तियों को समझाया जाता है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो अपराध है या जो उनकी डे टू डे समस्याएं हैं, जिसका हल पुलिस के द्वारा किया जा सकता है, उसी कड़ी में बहुत सारी ऐसी सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं लाई गई हैं समाज में, जिसके द्वारा हम लोग एक अच्छी सकारात्मक पुलिसिंग के चलते हम उनको एक अच्छी पुलिसिंग प्रदान कर पा रहे हैं। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे तमाम विकास योजनाओं की। उन विकास योजनाओं के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, विभागीय अधिकारी, उनसे बात करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो योजनाएं हैं वो जनपद में उनके माध्यम से कैसे संचालित हो रही। इतना ही नहीं, तमाम जो जनता जनार्दन हमारे बीच में बैठी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम जो अधिकारी जो दावे कर रहे हैं उनकी वाकई में जमीनी हकीकत क्या है। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का मौका आपके लिए खास है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार आपके द्वार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं की, तो अब हम बात करते हैं जो विकास योजनाएं चल रही, जिन अधिकारियों के माध्यम से चल रही हैं, अब उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कामधेनु योजना के बारे में, क्योंकि सरकार आपके द्वार में तमाम जनपदों में हमने भ्रमण किया और तमाम जो योजनाओं के बारे में जाना, तो सब जगह जो सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिली वो कामधेनु योजना की। क्योंकि इस योजना में सबसे खास बात यह है कि लाभ तो किसी एक व्यक्ति विशेष को मिलता है, लेकिन तमाम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। और एक एक जो योजना है, जो एक एक इकाई जिनको कह सकते हैं, 10 से 15, 20 लोग उससे लाभान्वित होते हैं कहीं ना कहीं। तो हम बात करते हैं कामधेनु योजना के बारे में। यहाँ जो विभागीय अधिकारी हैं, आप बताएं किस तरह से आपके जनपद में ये योजना चल रही है। कामधेनु में हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहे हैं। उसमें हमारे लाभार्थी हमने बुलाए हुए। मिनी कामधेनु में हमारा 20 के लक्ष्य, हमने 23 का लक्ष्य स्थापित किया और इतने सारे लोग मेरे पास, डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी और मुख्य पास आते हैं कि हम लोग कहते हैं रुक जाइए थोड़ा सा, अभी रुक जाइए जरा, हम समझ जाएं। लेकिन इसमें बाढ़ सी आ गई। मुख्यमंत्री जी की और सरकार की जो सोच थी, पहले 2-2, 4-4 जानवर पालते थे, इंटरप्रेन्योरशिप की सोच थी। और अब किसी डेयरी पर आप जाएंगे तो लगेगा कि वास्तव में इंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। 25, 50 और 100 की डेयरी लगती है कि एक बड़ा सा उद्योग उत्पन्न हो गया है और वहाँ 12 से 15, 20 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं।
इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी अच्छी योजना कुक्कुट विकास की जो योजना है, वो हमने जनपद में एक बहुत बड़ी इकाई स्थापित की। उससे 13,500 अंडे रोज, जो हम हैदराबाद से अंडे मंगाते थे, अब हमें हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में मैंने 3 लाभार्थियों को और चयन किया है और उनकी एप्लीकेशन हमने बैंक में भेज दी है। जब हमारे यहाँ चारों यूनिट स्थापित हो जाएंगी, यानी 1,20,000 मुर्गियों से लगभग हम करीब 90,000 अंडे प्रतिदिन 90,000 अंडे प्रतिदिन हम दे पाएंगे लोगों को, तो यहाँ क्रांति सी आ जाएगी, जिसे सफेद क्रांति कहते हैं या व्हाइट रिवॉल्यूशन। दूध की नदियां बहेंगी, डेफिनेटली लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा। जनता के बीच में जो लोग बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, अगर कोई इस योजना का लाभ लिया हो, किसी ने कामधेनु योजना अपने यहाँ लगाई हो, तो वो बताएं कि किस तरह से ये योजना आपके माध्यम से चल रही है। मैंने 120 लाख रुपए की कामधेनु डेयरी योजना का जो प्लांट लगाया है, उससे मैंने अभी तक 60 जानवर खरीदे हैं। उसमें मैंने जो रेशियो निकाला है, प्रतिदिन का एक जानवर से मुझे 100 रुपये के एवं मार्जिन आता है। लगभग 6,000 रुपये प्रतिदिन का होता है और मैं तो इससे लाभान्वित हुआ हूँ। लेकिन मेरे साथ मैंने अखिलेश जी, एक मिनट रोकना चाहेंगे। आप 100 रुपया प्रति जानवर बता रहे हैं प्रतिदिन, बात पच नहीं रही है। तमाम जनपदों में हमने बात की 300-300 रुपये लोग कमा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझ के छुपा रहे हैं? मेरे पास 60 गायें हैं इस समय। एक गाय का एवरेज 15 से 25 लीटर दूध का है, तो एवरेज मैंने निकाला 20 लीटर का। 20 लीटर एक दिन का एक जानवर का जो दूध होता है, लगभग होता है 500 रुपये का। मैंने पूरा खर्चा निकाला, उसमें लेबर प्लस उनका खाना खर्चा सब निकाल के जो मैंने एवरेज निकाला है, उसमें मुझे 5, 6, 7 तक निकला है मार्जिन उसका। और मैं तो लाभान्वित हूँ, लेकिन मेरे पास कम से कम 15 लोग और रोजगार पा रहे हैं मेरे साथ। उन लोगों को मैंने जो रोजगार दिया, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को रोजगार मिला है। मेरे हमारे बीच एक साथी और मौजूद है, शायद उनके पास भी ये योजना है, तो आप बताएं कि किस तरह से इस योजना का लाभ मिला है और आज की डेट में आपकी क्या फीलिंग है इस योजना को लेकर। मेरे पास सर एक माइक्रो कामधेनु योजना है। इसमें सर अभी आधे पशु ले आए हैं। इसमें 13 जानवर मेरे पास हैं। 13 जानवरों से मुझे पहला तो लाभ मिला है गोबर खाद की, जो खेतों के लिए पर्याप्त होने लगी है। अभी तक गोबर खाद मेरे यहाँ पर्याप्त नहीं होती थी, क्योंकि 3-4 पशु रखते थे, ज़मीन ज़्यादा थी, इसलिए अब गोबर खाद पूरी खेती में पड़ने लगी है। दूसरी बात, मेरे यहाँ सर दूध की कमी रहती थी। किसी के यहाँ शादी आती हो, वहाँ दूध पूरा नहीं हो पाता था, 4-4 दूधियों को ढूंढना पड़ता था। अब मेरे पास दूध मिल जाता है, पर्याप्त दूध हो जाता है गाँव में। शादी जैसे लड़के की शादी हो, लड़के की शादी हो, उसमें यहाँ पे खाकी वर्दी में भी लोग दिख रहे हैं। और खाकी वर्दी की बात करें तो अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि पुलिस तो तभी आती है जब अपराधी भाग जाता है, ऐसी लोग बातचीत में कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे जब यहाँ की पुलिस विभाग के मुखिया से, इन्होंने तमाम बातें कही, तमाम उपलब्धियों के बारे में बात की। तो तमाम जो इनके मातहत अधिकारी हैं, हमारे बीच में एक क्षेत्राधिकारी महोदय मौजूद है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी आपकी कप्तान साहिबा ने तमाम बातें कही, तो किस तरह से आपके यहाँ जो पुलिसिंग सिस्टम है चल रही है। जो हमारे माननीय एसएसपी महोदया ने जो दावे किए हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके तहत हम लोगों को इतना राहत मिली है कि हम लोग आजकल हमारा रिस्पांस टाइम 5 मिनट तक पहुंच गया है। जो भी 100 नंबर पे हमें सूचनाएं मिलती हैं, हम 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुँच करके पीड़ितों को मदद देते हैं। इसके अलावा 1090 है, या महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में है, हम लोगों की उत्कृष्ट पुलिसिंग यहाँ दिखाई दे रही है। सीओ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम बातें आप कर रहे हैं, कुछ आपकी उपलब्धियां भी हैं जिसके बारे में जो तमाम जनता जनार्दन बैठी है उनसे उनका वेरीफाई भी हो सके। जहाँ तक उत्कृष्ट पुलिसिंग व्यवस्था के तहत जो नए इनोवेशन शुरू किए गए हैं, EFIR का जो पोर्टल है हमारा, व्यू FIR का पोर्टल है, CCTNS में है। CCTNS में इटावा जनपद की पोजीशन बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट हमारी सभी FIR 100% हम लोग IIF में भर रहे हैं और सारी विवेचनाएं भी हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। और व्यू FIR, आप अपने घर में बैठे बैठे आपकी FIR लिखी गई है थाने में या नहीं लिखी गई है, आप देख सकते हो। एक मिनट, हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, लोग तमाम कहते हैं कि FIR होता ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि घर में बैठ के FIR हो जाता है। तो हम जनता जनार्दन के बीच में अभी हम आपको रोकना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा भी है, जैसा कि अभी आपके CO महोदय ने दावा किया कि घर बैठ के FIR, क्योंकि ये बात कहीं से पचती नहीं है। लोग कहते हैं कि हम तो थाने जाते हैं चक्कर लगाते लगाते। वाह, आपके बीच से एक हाथ, कोई सज्जन हमारे साथी
उठा रहे हैं। जी आप बताएं क्या कहना है, क्या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप पुलिसिंग को कुछ मार्क्स दे सकें? मैंने जो सीओ साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हकीकत है कि जनपद इटावा में जब से हमारी मैडम जी एसएसपी साहिबा जब से आई हैं तो लोगों में यहाँ एक उमंग है अपराध खत्म करने के लिए, मतलब उनका साथ दे रही है। बिल्कुल बात सही है। एक एग्जाम्पल भी हमारे यहाँ भरतना से कुछ महीने पहले एक बच्चे का अपहरण हुआ था और जिसमें वो शायद बच्चा भी यहाँ है और उसके गार्जियंस भी यहाँ आए हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पुलिस का जो सिस्टम अब चल रहा है इटावा में वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा है। सीओ साहब अभी आपने भी तमाम दावे किए हैं, आपकी कप्तान महोदय बैठी हैं वो भी तमाम दावे किए, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे गुड वर्क बताएं। हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है लोगों के साथ मिलकर के काम करने की है और हमारे इटावा जनपद की पुलिस जो पब्लिक है उन्हें बहुत सहयोग करती है। कई भी मामलों में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। अभी हमारे यहाँ जो 2 बड़ी घटनाएं हुई थी लूट की एटीएम बैंक की, उसमें हमने पूरा पैसा रिकवर किया। उससे बढ़िया एक छोटे बच्चे का 7-8 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था, उसमें फिरौती में अच्छी रकम मांगी जा रही थी, 2-2.5 करोड़ की रकम मांग रहे थे और हमारा जो कप्तान साहब के निर्देशन में ऐसा सकुशल बरामदगी हुई और किसी भी तरह का जो उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा गुड वर्क था। क्या उस परिवार के लोग यदि आए हुए हैं, तमाम जनता जनार्दन के बीच में यदि वो परिवार मौजूद है तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि पुलिस का, आपके जनपद की पुलिस का किस तरह से आपको मदद मिला? मेरे बच्चे का अपहरण 18 अक्टूबर 2015 को हो गया था। उसको 8 दिन बाद 2.25 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। मैंने कप्तान साहब को बताया फ़ोन द्वारा और अपना लोकेशन बिल्कुल शांत रहे और 13वें दिन बच्चा सकुशल मैडम जी ने बड़ी सावधानीपूर्वक से बरामद कर लिया। हम उस बच्चे से भी मुलाकात करना चाहेंगे, यदि वो बच्चा के साथ में आया तो हम उससे भी बात करना चाहेंगे। यदि वो बच्चा है तो कृपया सामने आए, हम उससे भी बात करना चाहेंगे। मैं साइकिल चला रहा था, डिंकू कौशल ने बुलाया कि समोसे दे आओ, तो समोसे देने गए तो हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से दे आओ। हम देने गए, उन्होंने पकड़ लिया और कह रहे रोगे तो गोली चला देंगे, तो हम चुप हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम घर में अपने परिवार में लौट के आ गए। हमारे सीओ साहब तमाम चीज़ों का दावा करते हैं। पुलिस विभाग की 1090 जो नंबर है उससे क्या इस जनपद में किसी को लाभ मिला है? अगर जनता जनार्दन में कोई ऐसा शख्स हो जिसको 1090 से लाभ मिला हो तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी टाउन में तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं जैसे ही रूम से निकलती थी घर के लिए तो कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, फिर वो कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे, तो मैंने 1090 पे कॉल किया और अपनी प्रॉब्लम को बताई। तो काफ़ी इतनी जल्दी उधर से रिएक्शन किया गया और पूरे कॉल्स बंद हो गए। फिर मुझे कॉल करके पूछा गया मैडम की तरफ से कि आपके कॉल आने बंद हो गए कि नहीं। हमने कहा हाँ मैम हो गए। फिर हमसे 2-3 बार ये बात पूछा गया कि आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। हमने कहा यस मैम है और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हम नहीं, आई थिंक पूरे हमारी यूपी में जो भी वुमेंस हैं और गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत पावरफुल नंबर है 1090। अगर उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो वो इस पे शेयर कर सकती हैं। कुछ छात्राएं और हैं, यदि वो अपना अनुभव शेयर करना चाहें हमारे बीच कि किस तरह से इस योजना से 1090 का जो नंबर है उससे आपको लाभ मिला हो तो आप बताएं। कुछ समय पहले मैं अनजान नंबर से प्रैंक कॉल से परेशान थी, तो मैंने 1090 पर कॉल किया तो उन्होंने बिना थाने जाए हुए मेरी समस्या का समाधान किया। 1090 की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये तो रही बात इटावा जनपद में पुलिसिंग सिस्टम की। काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं, लौटते हैं वापस उन विकास योजनाओं की तरफ जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जो इस जनपद में चलाई जा रही हैं। हम बात करते हैं अब खेती बाड़ी की। कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जनपद में किसानों के लिए जो योजनाएं हैं कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं और किस तरह से यहाँ किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है पारदर्शी किसान योजना, जिसमें किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए किसानों को पूरी कीमत पर कृषि निवेश जैसे बीज है, कृषि यंत्र हैं, ये क्रय करते हैं और अनुदान का पैसा सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से उनको भेजा जा रहा है। ये योजना कृषि के साथ साथ सहकारिता, यूपी एग्रो, बीज विकास निगम, क्रेपको, ये जो संस्थाएं इनके द्वारा भी जो बीज विक्रय किया जाता है उनके लिए भी ये योजना लागू है। और
ये योजना खरीफ 2015 से शुरुआत की गई थी और रबी में सभी फसलों पर इसको लागू कर दिया गया है और बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से जो भी अनुदान का पैसा है बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से किसान के खाते में जा रहा है। किसानों की लागत को कम करने के लिए सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करने के लिए 2 हार्स पावर और 3 हार्स पावर पर 75% अनुदान है और 50 हार्स पावर पर 5 हार्स पावर पर 50% का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। कई सारे किसान भाइयों के यहाँ इसका लाभ मिला है और अपने फसलों की सिंचाई वो बहुत ही आसानी से कम लागत पर कर रहे हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं कृषि यंत्रीकरण की, जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर जैसे रोटावेटर पर 35,000 रुपया, लेजर लाइन लेवलर पर 1.5 लाख रुपया, पंपिंग सेट पर 10,000 रुपया, कृषि रक्षा उपकरणों पर भी 50% की अनुदान की व्यवस्था है। और हमारे 2-3 किसान भाइयों ने लेजर लाइन लेवलर से न केवल अपनी खेती समतल की है बल्कि दूसरे किसानों की भी खेती को समतल करके रोजगार का साधन उनके लिए एक तरह से हो गया है। तो आइए जनता जनार्दन के बीच में तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जो अभी कृषि विभाग के अधिकारी महोदय ने जो दावे किए उनके दावे में कितनी सच्चाई है? क्या आप एक जनता होने के नाते, आम जनता होने के नाते कोई लाभ आपको कृषि विभाग से मिला है? मुझे प्रमाणित बीज अनुदान योजना के अंतर्गत 1 कुंटल गेहूं का बीज प्राप्त हुआ 30 रुपये केजी से 3,000 रुपये का, और जिसका अनुदान 2,000 रुपये हमारे खाते में आ गया साहब। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं इस जनपद में उसका लाभ उनको कितना मिल रहा है। तो आप बताएं कि क्या आपको किस तरह से लाभ मिल रहा है? प्रसार भवन से मैंने सोलर पंप लिया, ये 60,000 के कुछ थोड़े से पैसे ऊपर लगे, उससे हम सिंचाई कर रहे हैं। और हमारे पास खास करके शिमला मिर्च का काम है और लगभग 5 एकड़ में मैंने शिमला मिर्च लगाई है और उसकी सिंचाई के लिए इससे शुरू में तो मैंने देखा इससे तो बड़ा नुकसान मालूम पड़ता है, लेकिन जब धीमे धीमे उसके संपर्क में आए तो बहुत हमको उससे आराम मिला। लगभग 1 दिन में ऐसे मान के चलिए 1 एकड़ से कुछ कम सिंचाई हो जाती है। हालांकि हमारी मिर्च मेड़ों पर है तो इसलिए 1.25 एकड़ तक हम उसकी सिंचाई कर देते हैं। और अब वक्त तो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि पूरी की पूरी सरकार है आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब हम बात करते हैं जीवन की कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की जो प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं उसमें से एक है। तो सरकार जो है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें, अपने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें, तो लोगों को आवास देने का जो कार्य कर रहे हैं, लोहिया आवास योजना के माध्यम से प्रदेश में योजना चलाई जा रही है, उसकी क्या स्थिति इटावा जनपद में हम बात करते हैं यहाँ के नोडल अधिकारी से। आप बताएंगे किस तरह से आवास देने का कार्य आपके जनपद में किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो भी आवास बनाए जाते हैं, 2 कमरा, 1 किचन, 1 लेटरिन और 30,000 की सोलर लाइट सिस्टम रहती है कि सामने सोलर लाइट रहेगी, 2 पंखे रहेंगे, अंदर जो है मोबाइल चार्जर और 3 जो है LED बल्ब वगैरह ये सब लगाए जाते हैं। सामने बरामदा रहता है। और यह जो चूँकि इंदिरा आवास जो लाभार्थी गरीब छूट गए थे, उस योजना से वंचित हो गए थे, उनके लिए प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से सर्वे करा करके लोहिया गांव में लोहिया आवास की व्यवस्था कराई गई है। इससे लाभार्थियों को इतना राहत है कि उनको ये लगता है कि नहीं, मेरा अपना खुद का इतना अच्छा मकान बन गया है और प्रदेश सरकार इसके लिए बड़ा सराहनीय काम की है। हमारे बीच जनता जनार्दन भी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी दावा किया गया है आवास योजना के बारे में, तो उसका लाभ क्या आपको मिला है और किस तरह से मिला है, कृपया आप बताएं। मुझे लोहिया आवास मिला है। पहले मैं छप्पड़ में रहती थी, बहुत परेशानी थी। अब मैं मेरा मकान बन गया है, उसमें मैं रहने लगी। मेरा घर कच्चा था और जब पानी बरसता था, बरसात होती थी तो वो छत से पानी नीचे आता था, और अब मुझे लोहिया आवास मिल गया और उसमें हम रहते हैं बड़े आराम से और मेरा पूरा घर बन गया है। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के बारे में, क्योंकि तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनका लाभ तो हम तभी ले पाएंगे ठीक से जब हम खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, खुद को फिट रख पाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पूरे के पूरे जनपद को एक प्रकार से स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कि किस तरह से जो तमाम चैलेंजेस हैं हेल्थ को लेकर इस जनपद में, उससे आप कैसे निपटारा करते हैं। हमारी जब से नई सरकार बनी है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जितनी भी गरीब जनता, हर एक व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा उपचार मिले। तो सबसे पहले चरण में हम लोगों ने ये किया गया है कि जैसे हमारे
दूर दराज के मरीजों को अस्पताल में जाने आने में सुविधा होती थी, तो उसमें 102 और 108 जो है एम्बुलेंस चलाई गई। हमारे ज़िले में 22 102 और 13 108 एम्बुलेंस चल रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एक जननी सुरक्षा योजना हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें एक MCTS रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। गर्भवती महिलाओं को उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके उसमें पूरी सुविधाएं पूरे प्रसव काल के दरमियान दी जाती हैं। किसी भी तरह की असुविधा होने पर बीच में या प्रसव के दरमियान उसको उस फ्री एम्बुलेंस सेवा से अस्पताल में लाना और वापसी ले जाने की सुविधा दी जाती है। इस बीच में और भी सारे जो भी हमारे मरीज हैं उनके सारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और जो प्राथमिक चिकित्सालय में मुफ्त जांच, जिसमें हमारे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ब्लड की सारी जांचें दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं के बाद प्रसव के दरमियान और बाद में होने पर उनको 1400 रुपया सरकार की तरफ से उनके बैंक खातों में दिया जाता है। वो डायरेक्ट पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए सरकार ने इसके साथ हमारे साथ गांव में आशाओं को जोड़ा हुआ है, जो आशा लाभार्थियों को लाने ले जाने से लेकर के उनको सब तरह की स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती हैं उसमें मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे ज़िले में जो है पोषण सप्ताह में जो बच्चे हमारे चुने गए, जो कुपोषित बच्चे थे, उनको चिन्हित करके विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया। और सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि ये रही कि हमारे जिला चिकित्सालय में एक कुपोषण के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया जो 10 बेड का है, जिसमें बच्चे को वहाँ से लाने ले जाने के लिए भी फ्री सुविधा है। प्रतिदिन जो बच्चे के साथ हमारे माता या उनके गार्जियन रहेंगे उनको मुफ्त खाने की सुविधा है। 100 रुपये प्रतिदिन का उनको मानदेय दिया जाता है और किसी तरह की असुविधा होने पर उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये हमारा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो इस हर नागरिक से जिसको मुफ्त सुविधाएं देने के लिए जुड़ा हुआ है, इटावा जनपद में बहुत अग्रणी रूप से ये सारी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। और जहाँ तक हम लोगों का प्रयास है किसी तरह की असुविधा किसी को ना हो और सारी सेवाएं हर जन नागरिक तक पहुंचाई जा रही हैं। ये तो बात रही सीएमओ साहब की कि आपने तमाम दावे किए, खासकर जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताया। यहाँ पे तमाम महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वाकई उनको लाभ मिला है जननी सुरक्षा योजना का। जब मेरे पेट में बच्चा आया तब हमने आशा दीदी से संपर्क किया तो इन्होंने हमको बताया, अस्पताल ले गई, मतलब चेकअप करवाया, खून का चेकअप करवाया, ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाया, सेफाई ले गई, फिर टीके लगवाए इन्होंने हमारे, 9 महीने में अस्पताल ले गई मतलब। और अब हम बात करेंगे कुछ अन्य विकास की योजनाओं की जो उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। खासकर समाजवादी पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो इस सरकार की सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना है वो योजना है। इसके बारे में हम बात करेंगे जिले के समाज कल्याण अधिकारी महोदय से और जानेंगे कि क्या स्थिति है समाजवादी पेंशन योजना की इस जनपद में। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाएं जो हैं उसके अंतर्गत हमारी पेंशन योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं, जिनमें करीब हम 1,06,000 लाभार्थियों को विभिन्न पेंशनों से आच्छादित कर रहे हैं। इसमें सबसे अभिनव प्रकार की जो हमारी पेंशन योजना है उसमें समाजवादी पेंशन योजना है, जिसमें हम लाभार्थी को अन्य पेंशन योजनाओं की अपेक्षा ज़्यादा धनराशि देते हैं। इस अन्य योजनाओं में हम 300 रुपये प्रति माह की दर से देते हैं। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपये प्रति माह हम उनको देते हैं जो त्रैमासिक आधार पर जाती है। इसके अलावा जो हमारी विकलांग योजनाएं, विकलांग विभाग की योजनाएं हैं उसमें पेंशन योजना, शादी अनुदान योजना, इससे हम लाभान्वित कर रहे हैं। प्लस एक माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही यूजफुल योजना लागू की गई है कुष्ठ रोगियों के लिए, जो कुष्ठावस्था पेंशन योजना दी गई है। मेरे ख्याल से वे पूरे देश में सबसे अलग प्रकार की योजना है। इतनी बड़ी धनराशि किसी पेंशन योजना में सामाजिक सहायता ग्रुप में नहीं दी जा रही है। हमने यहाँ 30 कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया है जिन्हें हम प्रति माह 2,500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। हम बात करते हैं एक बार फिर से जनता जनार्दन से, तो जनता के बीच से ही तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। हम आपसे बात करते हैं, क्या ये जो पेंशन योजना है प्रति माह आपको जो 500 रुपये मिलते हैं वाकई आपको मिलते हैं? मुझे पेंशन मिलती है, बच्चों के काम में लगाते हैं, खाना पीना। मुझे पेंशन मिलती है 500 रुपये महीना, उसमें खर्चे में आ जाते हैं। अब इसलिए और पैसे कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए काम में आ जाते हैं, कभी घर खर्चे में आ जाते हैं, इससे मेरा कुछ खर्चा चल जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन योजना के तहत जो युवा लोग हैं, पढ़ लिख के निकलते हैं, उनको प्रशिक्षित कर रोजगार देने का काम किया है। तो उसकी स्थिति, उस योजना की स्थिति इटावा जनपद में क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जनपद में क्या स्थिति है, कितने लोगों को प्रशिक्षण मिला और कितने लोगों को नौकरी मिली। जनपद में जितने भी नवयुवक नवयुवतियाँ जो आज बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए सबसे अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी जो अपनी एजुकेशन को भी नहीं पूरा कर सके और अधूरी एजुकेशन लिए हुए, उनको भी हम इस योजना के तहत प्रशिक्षण देकर रोजगार दिला रहे हैं। इस प्रशिक्षण में सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। निःशुल्क योजना है। हर गांव, शहर, कहीं का भी बच्चा हो और किसी भी वर्ग का बच्चा हो जो इस योजना के तहत अपना प्रशिक्षण लेकर रोजगार ले सकता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस योजना के तहत काफ़ी बच्चों को रोजगार भी मिला है। वो बच्चे जो इस योजना का लाभ लेने वाले हैं, ले रहे हैं, काफ़ी बच्चे इस योजना का लाभ ले भी रहे हैं। इसमें कई ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, ब्यूटिशियन, RAC, कंप्यूटर, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, रिटेल। जो आज के समय की जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसके मुताबिक उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उसी की तरह उस पर और उनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। अभी कौशल विकास मिशन के जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने दावा किया कि हम न सिर्फ प्रशिक्षण दे रहे हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तमाम युवाओं को रोजगार मिला है। यहाँ काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रहा उनका अनुभव, किस तरह से उन्होंने किस ट्रेन में प्रशिक्षण लिया, क्या वाकई उनको नौकरी मिली है और मिली भी है नौकरी, तो कितने पैसे मिल रहे हैं, हम आप लोगों से ही जानना चाहेंगे। मैंने कौशल विकास के अंतर्गत ऑटोमोबाइल सेक्टर से ट्रेनिंग करी थी। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे अशोक ऑटो सेल्स में जॉब मिल गई है एज अ सुपरवाइज़र और मेरी सैलरी पर मंथ 7,000 रुपीज़ है और अगर वहाँ पे कोई गैप ना करे तो 1,000 रुपीज़ अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो ऐसे संस्था चला रही चाहिए, ऐसे ये मिशन चल रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। सर, मेरा प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद कंपनी ने मुझे ऑफ़र दिया और मैं इस टाइम राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट निमराना में हूँ और हमारा सैलरी जो है 10,648 रुपये है और सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सरकार आपके द्वार में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब एक बार फिर से हम बात करते हैं उन तमाम अधिकारियों से जिनके नेतृत्व में तमाम विकास की जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। हम एक बार फिर से बात करते हैं जिलाधिकारी महोदय से और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इस कार्यक्रम जो सरकार आपके द्वार में आपने तमाम बातें सुनी, जनता जनार्दन आपके बीच में मौजूद है, उनसे जो आपको फीडबैक मिला, क्या आपको लगता है जो विकास के जो मायने हैं किस तरह से परिभाषित हो रहे हैं आपके जनपद में और क्या चैलेंजेस आने वाले दिनों में आपके सामने हैं? प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हर नागरिक तक विकास पहुंचाना, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। जन कल्याण की सारी योजनाओं को हर आदमी तक पहुंचाना। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें जो फीडबैक मिला है विभिन्न योजनाओं के बारे में, उससे लगता है कि हमारे अधिकारी जो है वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सभी योजनाएं सभी लोगों तक पहुँचे, हर वर्ग तक पहुँचे, गरीब से गरीब तबके तक पहुँचे, जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है उसका विकास हो सके। ज़रूरत जो चैलेंज मैं समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि जो लाभार्थी हैं हमारे वो इतने सक्षम हो जाएं कि उनको योजनाओं की जानकारी हो जाए, उनको हमारे कार्यालय में आए बिना अपने गांव में अपने युवाओं के माध्यम से हमारी सभी सरकारी योजनाओं की, विकास के कार्यक्रमों की, जन कल्याण की योजनाओं को उनकी पूरी जानकारी हो, जिससे वो लाभान्वित हो सकें, उनको लाभ मिल सके हर योजना का। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध भी है जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, कि किसी भी योजना के पात्र लाभार्थी जो आपके आसपास रहते हों, जिस योजना का आपने लाभ लिया हो या आज आपको किसी योजना के बारे में जानकारी मिली हो, अगर आपको कोई लाभार्थी आपके सामने दिखता है तो उस तक इस योजना का लाभ ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा है कि हर आदमी तक, हर महिला तक, हर बच्चे तक जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो सभी तक पहुंचे ताकि सबका विकास हो सके, समग्र विकास हो सके।
रुक करते हैं मुख्य विकास अधिकारी की तरफ। आपसे एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, अभी आपको काफी फीडबैक मिला है कि आपके नेतृत्व में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं किस तरह से जनता का उसको लाभ मिला है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है इटावा जनपद में विकास योजनाओं में वो क्या है? इटावा जनपद में विकास से संबंधित सभी सरकारी योजनाएं जो नीतियां शीर्ष स्तर पर निर्धारित की गई हैं उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने का दायित्व हम लोग कर रहे हैं और इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति पर पहुँचे, पूरी तरह से ईमानदारी से काम हो, पूरी तरह से पारदर्शिता से काम हो और कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव में चौपाल लगाते हैं, गांव में उन लोगों को बताते हैं कि ये योजनाएं हैं, इनके तहत आप पोषित हो सकते हैं। और हम ना ही सिर्फ ये, हम गांव वालों से फीड लेते हैं, अपने अधिकारियों से फीड लेते हैं और अपना भी एक एनालिसिस करते हैं कि वो हमारी योजना का कितना हम सफल क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। और हमें खुशी है कि हम शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर 100% खरे उतरे हैं। जनता की ओर से भी शिकायतें आती हैं और यदि शिकायतें आती हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं कि यदि शिकायत आती है तो हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी कमी कहाँ पर है और हम उसको समय रहते ही उसका समाधान कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। और अब एक बार फिर से मुखातिब होते हैं जिले की पुलिस विभाग की मुखिया के पास। हम आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि तमाम जो इस सरकार आपके द्वार में आपको जो फीडबैक मिला, क्या लगता है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहले तो जो अभी जनता के बीच में बात हम लोग कर रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि बिना थाने पर जाए हम लोग एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो उसको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यदि हम यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें विभिन्न पोर्टल्स बने हुए हैं। उसमें एक पोर्टल है एफआईआर रजिस्ट्रेशन का। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो जो भी हमें अपनी एफआईआर लिखानी है हम उसमें अपनी कंप्लेंट, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर सभी दर्ज करा सकते हैं और जैसे ही वो आप उसमें उसको सेट करेंगे तो वो कंप्लेंट हमारे पास आ जाएगी और हम उसे कंसर्निंग थाने में भेजते हैं जिसमें आपकी जो एफआईआर है वो तुरंत दर्ज हो जाती है। इसके अलावा पुलिस की जो वेबसाइट है आप उसमें और भी पोर्टल्स देखेंगे, जैसे क्राइम अगेंस्ट विमेन का एक पोर्टल है। कोई भी यदि महिला है उसको कोई समस्या है, वो अपनी बात, अपना नाम गोपनीय रखना चाहती है तो वो अपनी बात को उस पोर्टल में अपनी बात को कह सकती है। इसमें मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। कई महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, जो अपनी बात को रखती हैं और फिर उनको संपर्क करके उनकी समस्या का हम लोग अपने परिवार परामर्श केंद्र में उसका हम लोग समाधान भी कराते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसमें बस मैं दो चीज़ यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है, आधुनिक मोबाइल्स का प्रयोग होता है। जो शहर की जनता है या जो हमारी पढ़ी लिखी जनता है या जो हमारे नव युवक युवतियाँ हैं वो तो इसको यूज़ करना जानते हैं, इससे पूरे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ अंश हमारा ऐसा है जो ग्रामीण की जनता है जो अभी इन चीज़ों को नहीं समझ पाई है। धीरे धीरे उन तक भी ये बात पहुंच रही है और गांव से भी बहुत सारी अब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जनपद इटावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने हैंडल किए जिसमें जनपद इटावा के लोगों ने बहुत मदद की और पर्सनली आकर गोपनीय सूचनाएं उन्होंने इस प्रकार से दी जिसके कारण हम लोग बहुत सारी घटनाओं का अनावरण कर पाए और बहुत सारी घटनाएं हम लोग होने से बचा पाए। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी जनता का। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले हम आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। खासकर हमारे बीच में जो जनता जनार्दन मौजूद है, तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद है और जो मंच पे तमाम अधिकारी महोदय मौजूद है, खासकर जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय और पुलिस विभाग की जो मुखिया मौजूद है, उन सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप कहीं जाइएगा मत, लगातार देखते रहिए ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कल हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे सरकार आपके द्वार में इसी समय।